Hello everyone, this is Gaurav Agrawal from Agrawal Classes. In the last videos, we have discussed about uniform motions and non-uniform motions. In this video, we will try to understand about Newton's law of motions. So in this video, we will discuss about Newton's three laws of motion, that is first law of motion, second law of motions, third law of motions, and their applications in daily life. So now let's begin. Newton's first law of motions. According to this law, a body continues to be in its state of rest or of uniform motions along a straight line unless it is acted upon by some external force to change the state. इस लॉ के अकॉर्डिंग एक बॉडी जो है अगर वो रेस्ट की स्टेट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर वो यूनिफॉर्म मोशंस में तो यूनिफॉर्म मोशंस में ही रहेगी जब तक कि बाहर से कोई एक्स फोर्स उस पे उसकी स्टेट को बदलने के लिए नहीं लगाया जाए. I will repeat again this. According to this law, a body continues to be in its state of rest or of uniform motions along a straight line unless it is acted upon by some external force to change the state. कि एक बॉडी जो है वो अपनी रेस्ट की स्टेट में तो रेस्ट में रहेगी, अगर यूनिफॉर्मली मूव करी तो यूनिफॉर्मली मूव करती रहेगी जब तक कि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता उसकी स्टेट यानी उसकी वर्तमान स्थिति को बदलने के लिए. This is known as Newton's first law of motions. अब हमने देखा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में कह रहा था कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही अगर कोई बॉडी है उसकी स्टेट में बदलाव आता है. अगर वो रेस्ट में है, अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो मोशन में आ जाएगी, अगर वो यूनिफॉर्मली मोशंस में है तो उसकी स्टेट फोर्स लगाने के बाद चेंज हो जाएगी. तो दैट मीन्स कि जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है वो डिफाइन करता है फोर्स को. नाउ एज क्लियर फ्रॉम द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस, द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी अलोन can change its state of rest or state of uniform motions along a straight line. Without the application of force, a body cannot change its state of rest or of uniform motions and also its direction of motions. And hence, Newton's first law define force. तो जैसा कि हमने देखा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से क्लियर होता है कि जो फोर्स है अप्लाइड ऑन ए बॉडी अलोन, वो अकेले ही जो फोर्स हमने एक बॉडी पे अप्लाई किया वो अकेले ही कैन चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. वो चेंज कर सकता है उसकी रेस्ट की स्टेट को या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट को एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. अगर आप उस पर फोर्स नहीं लगाओगे, ए बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. एक बॉडी जो है वो अपनी रेस्ट यानी विराम स्थिति को नहीं बदल सकती, या अगर वो यूनिफॉर्म मोशन है तो अपनी वो यूनिफॉर्म मोशन वाली स्टेट को खुद से नहीं बदल सकती. एंड आल्सो इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, और अपनी मोशन की डायरेक्शंस को भी वो खुद से नहीं बदल सकती. अगर उसे अपनी रेस्ट की स्टेट या यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट या अपनी डायरेक्शंस को बदलना है तो हमें बाहर से उस पर कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा. दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, हेंस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स. नाउ in the same base we can define force. Force is defined as an external effort in the form of push or pull which moves or tries to move a body at rest, stops or tries to stop a body in motions, changes or tries to change the direction of motion of a body. फोर्स को हम डिफाइन करते हैं एक एक्सटर्नल एफर्ट के रूप में, और ये एक्सटर्नल एफर्ट जो होता है वो पुश या पुल, खिंचाव या धक्के के रूप में होता है, विच मूव्स और ट्राई टू मूव ए बॉडी एट रेस्ट, जो कि मूव कराता है या कोशिश करता है मूव कराने की किसी बॉडी को जब वो रेस्ट पे हो,
स्टॉप और ट्राई टू स्टॉप ए बॉडी इन मोशन, यदि कोई बॉडी मोशन में तो उसे रोकता है या रोकने की कोशिश करता है। एंड चेंजेस और ट्राई टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, और एक बॉडी की मोशन की डायरेक्शन को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। Therefore, a force is defined as an external effort in the form of push or pull which moves or tries to move a body at rest, stops or tries to stop a body in motion, changes or tries to change the direction of motion of a body. Now, अभी हमने न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में देखा कि एक बॉडी जो है वो अपनी स्टेट को खुद से नहीं बदल सकती। अगर उसे अपनी स्टेट को बदलना है तो उसमें बाहर से एक एक्सटर्नल कुछ फोर्स जरूरी है। तो ये जो इनेबिलिटी होती है बॉडी की कि वो खुद से अपनी स्टेट को नहीं बदल सकती, दिस इज नॉन ए इनर्शिया ऑफ द बॉडी। Therefore, the inability of a body to change by itself its state of rest or state of uniform motion along a straight line is called the inertia of the body. ये बॉडी की इनेबिलिटी होती है कि वो अपनी जो स्टेट है वो खुद से नहीं बदल सकती। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्मली मूव करती रहेगी। अगर वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रही है तो उसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही वो चलती रहेगी। वो खुद से अपनी स्टेट को नहीं बदल सकती, उसे अपनी स्टेट को बदलने के लिए कुछ एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो इनेबिलिटी होती है बॉडी की, वो अपनी स्टेट को खुद से नहीं बदल सकती, इसी इनेबिलिटी को हम बॉडी की इनर्शिया यानी इनर्शिया ऑफ द बॉडी कहते हैं। इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 तरीके की होती है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड इज इनर्शिया ऑफ मोशन एंड थर्ड इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस। Inertia of rest, it is the inability of a body to change by itself is its state of rest. ये इनेबिलिटी एक बॉडी की टू चेंज बाय इटसेल्फ कि वो खुद से चेंज नहीं कर सकती अपनी इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, अपनी रेस्ट की स्टेट को वो खुद से नहीं बदल सकती, मतलब अपनी विराम की जो स्थिति है उसे खुद से वो नहीं बदल सकती। दिस मीन्स ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी एंड कैन नॉट स्टार्ट मूविंग ऑन इट्स ओन, और वो अपने आप मूव करना शुरू नहीं कर सकती। नाउ अब इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सपोज वी आर स्टैंडिंग इन स्टेशनरी बस, हम एक खड़ी हुई बस में खड़े हैं, रुकी हुई बस में, एंड द ड्राइवर स्टार्ट्स द बस। Suddenly, we get thrown backward with a jerk. Suppose हम एक बस में चढ़े हैं और जो बस का ड्राइवर है वो अचानक बस को स्टार्ट कर देता है, तो हम पीछे की ओर एक धक्का सा महसूस करते हैं, झटके से पीछे की ओर हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ही होता है। बिकॉज ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम बस में चढ़ते हैं तो जो हमारे पैर होते हैं वो बस के साथ ही रेस्ट की स्टेट में होते हैं, लेकिन जब ड्राइवर अचानक से बस को स्टार्ट करता है तो जो हमारी बॉडी की इनेबिलिटी होती है कि हम अपनी स्टेट्स को नहीं बदल सकते खुद से, तो हमारे जो पैर होते हैं वो बस की मोशन के अकॉर्डिंग नहीं चल पाते, इस वजह से हम पीछे की ओर एक धक्का, एक झटका महसूस करते हैं, and this is inertia of rest. Similarly, inertia of motions, it is the inability of a body to change by itself its state of uniform motions. ये inability एक बॉडी की to change by itself कि वो खुद से नहीं बदल सकती अपनी state of uniform motions को। That is कि एक बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशंस में है ना तो वो एक्सेलरेट कर सकती है ना ही रिटार्ड कर सकती है ऑन इट्स ओन, अपने आप ना तो वो एक्सेलरेट कर सकती है ना ही रिटार्ड कर सकते हैं एंड ना ही वो रेस्ट पे आती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी आर स्टैंडिंग इन ए मूविंग बस
हम एक चलती हुई बस पे चढ़े हैं एंड द ड्राइवर स्टॉप्स द बस सडनली, और ड्राइवर जो है बस को अचानक रोक दे। वी आर थ्रोन फॉरवर्ड विद ए जर्क। इट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशंस। ये इनर्शिया ऑफ मोशंस के कारण होता है। Now third one is inertia of directions. It is the inability of a body to change by itself its direction of motion. ये इनेबिलिटी होती है बॉडी की कि वो खुद से अपनी डायरेक्शंस को नहीं बदल सकती। A body continue to move along the same straight line unless compelled by some external force to change it. एक बॉडी अगर सेम स्ट्रेट लाइन के along मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी जब तक कि कोई बाहर से फोर्स ना लगा जाए उसकी डायरेक्शंस को बदलने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एन अम्ब्रेला प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन। एक अम्ब्रेला जो छाता होता है वो हमें बारिश से बचाता है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस। ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शंस की प्रॉपर्टी पर आधारित होता है। द रेनड्रॉप्स फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड कैन नॉट चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ मोशंस। जो रेनड्रॉप्स होती है जो कि ऊपर से नीचे की ओर गिरी होती है वो अपने डायरेक्शन ऑफ मोशंस को खुद से नहीं बदल सकती। एंड वेटस, और इस प्रकार हम अम्ब्रेला से जो है एंड वेटस विद द अम्ब्रेला ऑन, और वो हमें गीला नहीं कर पाती जब अम्ब्रेला जो होता है वो ऑन होता है। नाउ linear momentum. We have already studied about velocities. Now, a new term, that is linear momentum. Linear momentum of a body is defined as a product of the mass of the body and its velocity. जो linear momentum होता है एक बॉडी का उसे हम डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट के रूप में of its mass and its velocity. किसी भी बॉडी के मास और उसकी वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही हम उस बॉडी का लीनियर मोमेंटम कहते हैं। दैट इज लीनियर मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। SI यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड एंड द डायमेंशनल फार्मूला इज m1 l1 t की पावर -1। नाउ Newton's second law of motions. According to this law, the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the external force applied on the body. ये लॉ कहता है कि जो रेट है लीनियर मोमेंटम में चेंज की, किसी भी बॉडी के जो लीनियर मोमेंटम है टाइम के साथ जो उसमें चेंज आएगा is directly proportional to the external force applied on the body. वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल फोर्स के जो कि उस बॉडी पर लगाया गया। एंड दिस चेंज ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। और ये चेंज होता है वो हमेशा उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किया जाता है। Now, again I repeat, according to this law, the rate of change of linear momentum of a body, एक बॉडी के linear momentum में टाइम के साथ जो चेंज आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। बॉडी पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगा उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। and this changes always takes place in the direction of the force applied। और ये जो चेंज होते हैं वो हमेशा उस डायरेक्शन में होंगे जिस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किया जाता है। नो अब इसको हम समझते हैं थोड़ा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, दैट इज हमने ऑलरेडी देखा था मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज, let us suppose v is the velocity of the object at time t and u is the velocity of the object at time t is equal to 0. Now at time t जो change होगा velocity that is final velocity minus initial velocity v minus u. Therefore the rate of change of momentum is m into v minus u, that is change in velocity, upon t. Now, according to Newton's second law of motions, we have
the rate of change of momentum, the rate of change in momentum is directly proportional to the external force. Here F is the external force. Now this is proportional. Now इस proportional को remove करने के लिए we are using a proportionality constant, that is k. So therefore F is equal to km v minus u upon t, and already we know the changes in velocity upon time is known as the accelerations. Therefore the formula becomes F is equal to kma. Here k is the proportionality constant, m is the mass of the body, a is the acceleration, that is the rate of change of velocity. Now question begins, what is the value of k here? So नाउ पुटिंग m इज इक्वल टू 1 kg, यदि मैं एक किलोग्राम की बॉडी लेता हूं और उसका जो एक्सेलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और उस पर जो फोर्स लग रहा है वो 1 न्यूटन लग रहा है. नाउ पुटिंग दिस वैल्यू वी हैव गेट k इज इक्वल टू 1. देयरफॉर in SI units the k is equal to 1 and we have F is equal to ma, and this represents the second law of motion, and this is the equation of the second law of motions. So F is equal to ma. This equation represents the second law of motion, that is the Newton's second law of motions. Now the next law, that is Newton's third law of motions. According to Newton's third law of motions, to every action there is always an equal and opposite reactions. That is, the force of action and reactions are always equal and opposite. According to Newton's third law of motion, न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है मोशन का वो ये कहता है कि टू एवरी एक्शंस देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस. किसी भी एक्शन के लिए हमेशा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है. दैट मीन्स जो फोर्स है एक्शन और रिएक्शंस के वो हमेशा इक्वल होंगे एंड अपोजिट होंगे. इससे एक बात और निकल के आती है कि फोर्स नेवर ऑकर सिंगली इन नेचर, की फोर्स कभी भी नेचर में सिंगली नहीं होते. फोर्स ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर्स. फोर्स जो होता है वो हमेशा पेयर्स में होते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शंस बिटवीन टू बॉडीज. दो बॉडीज के बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शंस के कारण जो फोर्स होते हैं वो हमेशा पेयर्स में होते हैं. Force of action and reactions act always on different bodies. Force of action और reactions जो होते हैं वो हमेशा different bodies पर act करते हैं. मतलब कभी भी force of action और force of reaction जो है वो same body पर नहीं होगा. They act always on different body. वो हमेशा different bodies पर ही act करते हैं and hence they never cancel each other. इसलिए वो एक दूसरे के effect को कभी भी cancel नहीं करते. The force of action and reaction may appear due to actual physical contact of the two bodies. जो force of action और reactions है वो appear हो सकते हैं due to the actual physical contact of the two bodies. दो बॉडीज के एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा भी अपियर हो सकता है और इवन फ्रॉम ए डिस्टेंस, अगर उनके बीच में कोई दूरी है तो वो जब भी अपियर हो सकता है. बट दे आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट. लेकिन वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा एंड अपोजिट होगा. Newton's third law is applicable whether the bodies are at rest or they are in motions. जो न्यूटन्स थर्ड लॉ होता है वो एप्लीकेबल होता है चाहे बॉडी रेस्ट पे हो चाहे वो मोशन से हो. द न्यूटन्स थर्ड लॉ इज एप्लीकेबल वेदर द बॉडीज आर एट रेस्ट, की चाहे बॉडी जो है वो रेस्ट पे है और दे आर इन मोशंस. And the next point to be noted, that is third law applies to all types of forces. जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है वो अप्लाई होता है सभी प्रकार के फोर्सेस पे. दैट इज एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एटसेट्रा. तो न्यूटन थर्ड लॉ जो होगा वो अप्लाई करेगा सभी प्रकार के फोर्सेस पे.
Now, we will discuss about some examples of Newton's third law of motions in daily life. The first example that is a book lying on a table exert a force on the table. जो पहला एग्जाम्पल है एक टेबल पे पड़ी हुई बुक. ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल जो है ए बुक लाइंग ऑन ए टेबल exert a force on the table which is equal to the weight of the book. This may be called the force of actions. The table support the book by exerting an equal force on the book. This is the force of reactions. एक बुक है जो कि एक टेबल पे पड़ी हुई है. वो बुक टेबल पर एक फोर्स लगा रही है जो कि इक्वल है टू द वेट ऑफ द बुक. बुक के वेट के इक्वल है. एंड इसे हम फोर्स ऑफ एक्शंस कह सकते हैं. ठीक उसी तरह जो टेबल है, द टेबल सपोर्ट द बुक्स. टेबल जो है वो बुक को सपोर्ट कर रही है बाय एक्सर्टिंग एन इक्वल फोर्स ऑन द बुक. बुक पर एक इक्वल फोर्स लगा के. एंड दिस इज नोन एज फोर्स ऑफ रिएक्शंस. इसको हम फोर्स ऑफ रिएक्शंस कह सकते हैं. तो ये बुक लाइंग ऑन ए टेबल, एक टेबल पे रखी हुई बुक जो है वो टेबल पे एक फोर्स लगा रही है जो कि बुक के वेट के बराबर है. ठीक उसी तरह जो टेबल है वो सपोर्ट कर रही है बुक को, उस पे बुक पे फोर्स लगा के जो कि अगेन इक्वल है वेट ऑफ द बुक. अब टेबल के द्वारा जो बुक पे फोर्स लगा है इसे हम रिएक्शन फोर्स कह सकते हैं. तो दैट मीन्स एक्शन फोर्स एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल. So this is the first example of Newton's third law of motions. Now we are going to second examples. That is, a swimmer pushes the water backward. जो एक स्विमर होता है वो पानी में स्विम करता है, वो भी न्यूटन थर्ड लॉ के कारण ही करता है. देखते कैसे. ए स्विमर पुशेस द वाटर बैकवर्ड. एक स्विमर जो होता है वो पानी को पीछे की ओर खींचता है. द वाटर पुशेस द स्विमर फॉरवर्ड. और जो पानी है वो पुश करता है स्विमर को फॉरवर्ड. तो जब स्विमर जो है पुश करता है वाटर को बैकवर्ड, इसे हम एक्शन के रूप में ले सकते हैं. और इसके रिएक्शन के रूप में जो वाटर है वो पुश करता है स्विमर को फॉरवर्ड आगे की ओर विद द सेम फोर्स के साथ. एंड हेंस द स्विमर स्विम. और इस प्रकार जो स्विमर है वो स्विम कर पाता है. हम चल पाते हैं वो भी न्यूटन्स के थर्ड लॉ के कारण ही होता है. देखते कैसे. While walking, a person presses the ground in the backward directions. चलते हुए एक पर्सन जो है वो ग्राउंड को प्रेस करता है इन द बैकवर्ड डायरेक्शंस. बैकवर्ड यानी पीछे की ओर, पीछे की डायरेक्शंस में वो ग्राउंड को प्रेस करता है बाय हिज फीट, अपने पैरों के द्वारा. इसे हम एक्शन के रूप में ले सकते हैं. रिएक्शन के रूप में जो ग्राउंड होता है pushes the person in forward directions. वो पुश करता है पर्सन को फॉरवर्ड डायरेक्शंस में आगे की ओर एक इक्वल फोर्स के साथ. दैट इज जब आदमी जो है पर्सन जो है वो ग्राउंड को प्रेस कर रहा था बैकवर्ड डायरेक्शन में बाय हिज फीट, वो एक एक्शन था. और जब ग्राउंड ने पुश किया पर्सन को फॉरवर्ड डायरेक्शंस में इक्वल फोर्स के साथ, ये एक रिएक्शन हो गया. एंड बोथ आर इक्वल एंड अपोजिट. तो जो कंपोनेंट होता है रिएक्शंस का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में मेक्स द पर्सन मूव फॉरवर्ड. तो जो कंपोनेंट होता है रिएक्शंस का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में, उसी के कारण जो पर्सन होता है वो आगे की ओर मूव कर पाता है. हम आगे की ओर मूव कर पाते हैं. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, जो बुलेट से गन फायर की जाती है वो भी थर्ड लॉ पे बेस होती है. जब एक गन को फायर किया जाता है, द बुलेट मूव फॉरवर्ड. जो बुलेट होती है वो आगे की ओर मूव करती है. इसे हम एक्शंस के रूप में ले सकते हैं. एंड द गन रिकॉइल्स बैकवर्ड. और जो गन होती है वो पीछे की ओर रिकॉइल करती है, पीछे की ओर रिकॉइल होती है. इसे हम एक रिएक्शंस के रूप में ले सकते हैं. Next example, when a rubber ball is stuck against a wall or floor, it exerts a force on wall. जब एक रबर बॉल को
दीवार या फर्श पे मारा जाता है, इट एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन द वॉल, तो वो दीवार पे एक फोर्स लगाती है, दिस इज नॉन एज फोर्स ऑफ एक्शन। ये फोर्स ऑफ एक्शन हो गया। नाउ द बॉल रिबाउंड्स, अब बॉल वापिस आती है विद एन इक्वल फोर्स, एक इक्वल फोर्स के साथ एक्सर्टेड बाय द वॉल, जो कि दीवार के द्वारा लगाया गया या फ्लोर के द्वारा लगाया गया बॉल पे, ये एक रिएक्शन फोर्स हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, ड्राइविंग ए नेल इनटू ए वुडन ब्लॉक, जब एक वुडन ब्लॉक में कील को ड्राइव करते हैं विदाउट होल्डिंग द ब्लॉक, अगर हम ब्लॉक को पकड़े नहीं और कील को ठोकते हैं तो वो डिफिकल्ट होता है, मतलब वुडन ब्लॉक को बिना पकड़े उस पे कील को ड्राइव करना, नेल को ड्राइव करना डिफिकल्ट होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वेन द वुडन ब्लॉक इज नॉट रेस्टिंग अगेंस्ट ए सपोर्ट, यदि आप वुडन ब्लॉक को कोई सपोर्ट नहीं दिया जाएगा, द ब्लॉक एंड द नेल बोथ मूव फॉरवर्ड ऑन बीइंग हिट विद ए हैमर, जो ब्लॉक और नेल दोनों ही, जो ब्लॉक होगा और जो कील होगी वो दोनों ही वो आगे की ओर मूव करेंगी जब उन्हें हैमर यानी हथौड़े से हिट किया जाएगा। However, when the block is held firmly against a support, हालांकि जब ब्लॉक को एक सपोर्ट पे रखा जाता है एंड द नेल इज हिट, और नेल को हिट किया जाता है, एन इक्वल रिएक्शन ऑफ द सपोर्ट, तो जो एक इक्वल रिएक्शन होती है सपोर्ट की, ड्राइव द नेल इनटू द ब्लॉक, उसके कारण जो नेल होती है वो ड्राइव कर जाती है ब्लॉक में। नाउ न्यूटन थर्ड लॉ। उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से न्यूटन्स के तीनों लॉ समझ में आए होंगे और आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। थैंक यू टू वॉच इट।